हाय एवरीवन, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन सीरीज़ में आज इस वीडियो में मैं आपको एक और थिंकिंग एरर शुड स्टेटमेंट्स के बारे में बताऊंगी। आपको ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन सीरीज़ ज़रूर अच्छी लग रही है, आपके कमेंट से मुझे पता चल रहा है और आपको ये हेल्प कर रही है। मुझे इस बात से बेहद खुशी है। आप मेरे वीडियोस शेयर करते हैं, लोगों की हेल्प करने में मेरा साथ दे रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ। आपने अगर अभी तक मेरी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप उसे अभी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपके लिए फ्री मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और अफर्मेशंस हैं जो आपके माइंड को पॉजिटिवली प्रोग्राम करने में आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप मेरी बुक पढ़ना चाहते हैं, डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, तो ज़रूर इसे पढ़िए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर मुझसे ऐसे ही जुड़े रखिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप जानते हैं अच्छी तरीके से CBT मॉडल को बड़ी अच्छी जान पहचान हो गई है आपकी। आप जानते हैं कि कोई भी सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है तो उस पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमारे अंदर जो थॉट पैटर्न्स हैं उसको हम पकड़कर सिचुएशन पर काफ़ी हद तक कंट्रोल ले सकते हैं, अपने रिस्पॉन्सेस को डिसाइड कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि ऑटोमेटिक थॉट और क्रिएटेड थॉट दोनों ही पैटर्न हमारे अंदर हैं। दिमाग हमें ऑटो सजेशन भी दे सकता है और हम उस सिचुएशन में फ्रेश भी सोच सकते हैं। दोनों में से किसी भी रिस्पॉन्स में थिंकिंग एरर हो सकती है। अगर हम थिंकिंग एरर को थॉट लेवल पर नहीं पकड़ेंगे तो वो फिर हमें नेगेटिव इमोशंस देंगे और हमारा बिहेवियर ख़राब हो जाएगा और हम इसी तरीके से आगे की सिचुएशंस को ख़राब करते रहेंगे। तो आज जिस डिस्टॉर्शन के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो है शुड स्टेटमेंट। शुड स्टेटमेंट यानी कि हमारी एक्सपेक्टेशन को लेकर रिजिडिटी, ऐसा होना चाहिए। सो ये क्या है, आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके बारे में जो कॉग्निटिव रिजिडिटी है उसको बताती है। अब एक इंसान के अंदर एक्सपेक्टेशन ना हो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो नहीं सकता। कहने में तो आता है कि एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं चाहिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो हर चीज़ से ही होती है। सो अब उन एक्सपेक्टेशंस को मिनिमाइज़ किया जा सकता है, उनमें फ्लैक्सिबल हुआ जा सकता है, लेकिन उनको बिल्कुल भी ज़ीरो नहीं किया जा सकता। ये जो शुड स्टेटमेंट है इट्स अबाउट आपका रिजिडिटी, कि आप जो है ना कितना रिजिड हो जाते हैं एक्सपेक्ट करने में और आप मार्जिन नहीं देते हैं। उसकी वजह से एक इंसान जो है तरह तरह की प्रॉब्लम से गुजरता है। उसको बहुत स्ट्रेस भी रह सकता है, एंग्जाइटी का, एक्सट्रीम एंगर का, रिलेशनशिप इश्यूज़ को फेस कर सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है, किसी भी तरीके से। और कुछ जो एक्सट्रीम परफेक्शनिस्ट होते हैं वो हर तरीके से एक सर्टेन वे में कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तो अलग अलग तरीके के आपको OCD पैटर्न्स भी लग सकते हैं। मतलब अगर आपने इस डिस्टॉर्शन को ठीक नहीं किया तो ये आपको बहुत सारी प्रॉब्लम दे सकता है। जैसे आप जानते ही हैं कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हमारे अंदर जो ऑटोमेटिक फॉल्टी थॉट्स हैं वो बताते हैं। हर इंसान थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शंस को फील करता है, लेकिन जिसके साथ ज़्यादा होने लग जाते हैं तो वो उसकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर देते हैं। अब आपको समझना होगा, जब ये डिस्टॉर्शन हमारे साथ होता है तो हमारे साथ क्या होता है, हम ओवर एक्सपेक्ट करते हैं। हमारे नेगेटिव फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो अनएक्सपेक्टेड मोड में आप जानते हैं डिनायल आता है, और डिनायल आपके साथ साथ गुस्सा लेकर आता है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन लेकर आता है। ऐसे ही ब्लेम करते हैं आप इजीली, बहुत ही आसानी से, कभी खुद को ब्लेम, कभी दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं और आप पास्ट में पड़े रहते हैं, क्योंकि जैसा एक्सपेक्टेड चाहिए था वैसा नहीं हुआ तो दिमाग उसमें अटका रहता है। तो अब इसको एक केस से समझते हैं। ये हैं 54 ईयर्स के एक गवर्नमेंट ऑफिसर जिनके साथ ये डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब उनके साथ ये डिस्टॉर्शन कैसे क्या हुआ, उनकी लाइफ कैसे होनी चाहिए उसकी एक्सपेक्टेशन, उनकी वाइफ को क्या करना चाहिए उसकी एक्सपेक्टेशन, उनके बच्चों को क्या करना चाहिए उसकी एक्सपेक्टेशन, उनके कलीग्स को क्या करना चाहिए उसकी भी एक्सपेक्टेशन, और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए उसकी भी एक्सपेक्टेशन। मतलब हर सिचुएशंस की एक्सपेक्टेशंस कि ऐसे ही होना चाहिए, शुड ऐसा ही होना चाहिए। बस वही सब उनके दिमाग में एक उनका फिक्स पैटर्न था, और उस फिक्स पैटर्न के अकॉर्डिंग अब हर वक्त तो सब कुछ हो नहीं सकता। आप अपने घर को ही नहीं मैनेज कर सकते तो आप समाज को और देश को तो क्या वो करेंगे। तो आप क्या है कि वहाँ पर उनका जो थिंकिंग पैटर्न था वो इतना ज़्यादा रिजिड हो गया था कि उनके अंदर फ्लैक्सिबिलिटी नहीं थी। तो एक्सट्रीम एंगर, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना, ब्लेम कर देना आसानी से, इस सब से उनके रिश्ते यानी कि उनके बच्चे भी उनसे बहुत ज़्यादा दूर हो गए थे। वाइफ भी यही कोशिश करती थी घर में ज़्यादा से ज़्यादा ना रहें तो ही ज़्यादा अच्छा है, और वो खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि उनका आसानी से किसी से भी डिस्प्यूट होने लग जाता था, उनकी किसी से बनती नहीं थी, उनको लोग पसंद नहीं करते थे, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी
परेशानी हो रही थी। शुरुआत में वो अपनी ज़िद में, अपने गुस्से में इस चीज़ को समझ नहीं पाए, लेकिन जब उनको प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई और उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहने लगी, एक्सट्रीमली एंगर की वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, तब उनको समझ में आया कि वाकई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है मेरे साथ और किसी से कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो जब उनसे बात हुई, उनका पूरा पूछा गया, उनका पूरा 54 ईयर्स को तलाशा गया, तो पता चला कि शुरू से ही वो बहुत ही ओवर पैम्पर्ड वे में पाले गए थे। उनके जो पेरेंट्स थे, उन्होंने एक लौता लड़का होने की वजह से उसको बिल्कुल पलकों पर बिठाकर उसकी हर बात जैसे उसने कह दिया बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, और अगर वैसा नहीं हुआ तो उसके अकॉर्डिंग सारे फेवर में उसके लिए वो सर्कमस्टांसेस बना दिए गए। तो इस तरीके से उनकी परवरिश हुई थी। तो उनका एक ज़िद्दी स्वभाव, आइडियल स्वभाव डेवलप हो गया था कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो वो एक फिक्स पैटर्न पर उनका दिमाग एकदम से रिजिडिटी से जब काम करता था। अब लाइफ तो ऐसी नहीं है ना कि हमेशा आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चलेगी। जब आप छोटे होते हैं तो आपको लगता है कि ज़िंदगी बड़ी आसान है, ऐसी चलेगी, लेकिन जब आप बड़े होते हैं तो रियलिटी आपके सामने आने लग जाती है कि भाई ऐसा नहीं है कि हमेशा हमारे हिसाब से चलेगी। लेकिन उनका दिमाग उस तरीके से प्रोग्राम हो चुका था और उनको ये था कि बस ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही चलना चाहिए। तो वो सबको कंट्रोल करने लग गए, क्योंकि इसमें इंसान की नेचर क्या होती है, कंट्रोलिंग बन जाती है। वो हर सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहता है और अपनी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं अगर वो खुद भी पूरी ना कर पाए तो खुद भी, ऐसे लोग अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, दूसरों को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। इतना ओवर क्रिटिसाइजिंग के चक्कर में उनकी पत्नी से रिश्ते बिगड़ गए, उनके बच्चों से उनके रिश्ते बिगड़ जाते थे, उनकी बाहर भी कहीं नहीं बनती। तो सब चीज़ों से उनको परेशानी होने लगी, उनके झगड़े होने लगे हैं। तो अब उनके अंदर ये जो एक थिंकिंग पैटर्न डेवलप हो गया, अब वो उन्हें शुरू में समझ में नहीं आ रहा था, उनको तो अपनी नेचर लगती थी और उनके पास रीजनिंग भी होती है ऐसे लोगों के पास जिनका दिमाग शुद्ध स्टेटमेंट करता है कि मैं तो सही हूँ अपनी जगह, अगर मैंने ऐसा एक्सपेक्ट किया, मैंने ऐसा सोचा, ये तो सही है। वो जस्टिफाई भी करते हैं उस चीज़ को। तो अब इस सब में हमें समझना होगा कि ये जो रिजिड पैटर्न है इसको हमें फ्लैक्सिबल करना ही होगा, क्योंकि दूसरे लोगों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपनी ही एक्सपेक्टेशन सारी नहीं पूरी कर सकते, दूसरे तो आपकी तभी करेंगे। तो हमेशा सिचुएशंस, लोग आपके कंट्रोल से बाहर रहेंगे। जो चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर है, जिसको आप पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर आप उस जगह अपना दिमाग लगाएंगे, उस जगह अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। तो बेटर ये है कि आप रोज़ाना परेशान होने से, रिश्ते ख़राब करने से, गुस्सा, चिकने चिल्लाने से, नेगेटिव इमोशंस को फील करने की बजाय अपने आप को ही थोड़ा फ्लैक्सिबल बना लीजिए। अदरवाइज़ आपके साथ ये सब कुछ होता रहेगा। अब उनको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे थे। उनकी एज 54 हो गई थी, तो अब उनकी दिल की धड़कन बढ़ी हुई रहती थी, उनका सर बिल्कुल भारी भारी सा रहता था, बॉडी एकदम लेथार्जिक, मॉर्निंग सिकनेस, नींद खराब होना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि दिमाग में वही सब कुछ ओवर थिंकिंग हर समय चलती रहती थी। तो ये सारी चीज़ें जब उनके साथ हो रही थी, तो अब उनका ये था कि एक नेचर की भाई ये क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये हो रहा है तो उस पर तो कंट्रोल नहीं है ना, कि नहीं ऐसा कैसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कैसे हो जाए। वो सारे उनके सवाल थे। जब उनको जवाब दिया गया भाई एंग्जाइटी जो है ना वो ऐसे ही चलती है, आपके बच्चों ने सुन ली होगी, आपके वाइफ ने सुन ली होगी, और भी लोगों ने सुन ली होगी, लेकिन एंग्जाइटी आपकी नहीं सुनेगी, आपको एंग्जाइटी की सुननी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं करेक्ट करेंगे तो फिर आप जो है ना अच्छी तरह से जी नहीं पाएंगे, आपके आगे आने वाले साल आपको बहुत परेशानी देंगे। तो उनको खैर समझ में आ रहा था, बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस तो नहीं थी स्टार्टिंग में, लेकिन हाँ उनको ये बात पता चल गई थी कि कुछ तो चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ। तो इस तरीके की कॉग्निटिव रिजिडिटी को तोड़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसमें मार्जिन सेट करना है, फ्लैक्सिबिलिटी लेकर आनी है। आपको समझना है कि सारी परिस्थितियाँ, लोग आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें फ्री छोड़ दीजिए। लिव और लेट लिव की पॉलिसी पर चलिए। जितना हो सके अपने लिए भी एक रीज़नेबल एक्सपेक्टेशंस वो करिए, क्योंकि आप ओवर एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसकी बजाय आपको क्या करना है, रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस। जब आप रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, अपने आप से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो वहाँ पर क्या है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं उनको फुलफिल करने के। लेकिन अगर आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस खुद से, दूसरों से रखते हैं, आप ये भूल जाते हैं कि दूसरा इंसान जो भी बिहेव करेगा, जो भी एफर्ट्स डालेगा, वो अपनी नीड्स के हिसाब से, अपने बिलीफ सिस्टम, अपनी लर्निंग के हिसाब से डालेगा। तो वो एग्जैक्टली ऐसा कैसे सोच सकते हैं जैसा आप सोच रहे हैं, वो एग्जैक्टली ऐसा कैसे कर सकते हैं जैसा आप चाह रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ कैसे होनी चाहिए, तो आप क्लियरली एक्सप्रेस करें। तो इसका और क्या हो सकता है, क्लियर एक्सप्रेशन।
भाई क्लियरली एक्सप्रेस कीजिए अपने आप क्या चाह रहे हैं। जितना आप क्लियरली एक्सप्रेस करेंगे, आप बिल्कुल स्पेसिफिक बताएंगे, तो उतना मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर आप क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप जो है ना बस मन मन में सोचकर बैठ जाएंगे कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, तो वहाँ पर क्या होगा, वो चीज़ ऐसे होगी नहीं, आपका गुस्सा बढ़ेगा, आप क्रिटिसाइज़ करेंगे, आप ब्लेम करेंगे। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, क्लियर एक्सप्रेशन और रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस के साथ आप अपने इस पैटर्न को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये खुद के लिए भी अप्लाई करना है और दूसरों के लिए भी अप्लाई करना है। एंड इसके साथ साथ आपको एक एटीट्यूड अपनाना होता है, और वो एटीट्यूड होता है लेट गो। भाई ये जो पास्ट है, इसको अगर आप लेट गो नहीं करोगे, तो आप 2-4 इवेंट्स में कि ऐसा होना चाहिए था, उसमें अटके रह जाओगे। क्योंकि ऐसा, ये तो जिनका मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ उनके साथ बहुत ज़्यादा वो था इस तरीके का डिस्टॉर्शन, लेकिन ये वाला डिस्टॉर्शन तो मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। मैंने ऐसे ऐसे भी लोग देखे हैं जो बिल्कुल उसमें अटक जाते हैं। जैसे एक लेडी का और मैं जिक्र करना चाहूँगी इसी डिस्टॉर्शन के लिए, उनको भी क्योंकि बहुत ही सीवियरली ये वाला डिस्टॉर्शन था। वो जब 13 साल की थी तो वो बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलती थी, और किन्हीं हालातों की वजह से उनका बैडमिंटन रुकवा दिया गया घर में, उनको सपोर्ट नहीं मिला बैडमिंटन खेलने में। तो उनकी आंखों में जो एक वो था कि मैं बैडमिंटन खेलूंगी और आगे चलकर मुझे इसी में करियर बनाना है, वो लॉ करना चाहती थी, और उनको ये सब चीज़ें जो उनके चाहत के हिसाब से थी, वो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बदले कि नहीं हो पाई। तो बस उन्होंने वहीं पर अटक गई कि ऐसा होना चाहिए था, मेरी लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए थी, अगर ऐसी नहीं है तो बिल्कुल भी अब कुछ नहीं है। तो वो पास्ट में अटकी पड़ी थी। उनकी उम्र 45 साल की हो गई थी, लेकिन वो 13-14 साल की उम्र में ही अटकी हुई थी कि मेरा बैडमिंटन छुड़ा दिया तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद जो वो लॉ कर अपना कॉलेज वो करना चाहती थी, तो धीरे धीरे वो क्या हुआ कि कॉलेज पे कुछ ऐसे हालात बने कि नहीं हुआ। उसके अलावा उन्हें और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी गई, लेकिन नहीं, या तो होता तो बिल्कुल ऐसा ही होता, या तो अब कुछ भी नहीं चाहिए। तो जब एक इंसान इतना एक्सपेक्टेशंस को अपने दिमाग पर हावी होने देता है, तो वो क्या करता है, वहीं पर अटक जाता है कि लाइफ में ऐसा ही होना चाहिए था, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो अब कुछ भी नहीं है। तो चाहे वो ये सज्जन हो जिनको अब ये एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होने लगी थी और जिनका ओवर पैम्परिंग की वजह से कि शुड स्टेटमेंट इतना ज़्यादा डेवलप हो गया था, या कोई दूसरा केस हो, मेन बात जो ध्यान रखने की है वो ये है कि हमें एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखना है, अपने लिए मार्जिन रखना है, लेट गो करना है, एंड भाई फॉरगिवनेस भी प्रैक्टिस करनी है। जब आप लेट गो कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, आपको वो जो रिजिडिटी है वो ब्रेक होने लग जाती है। अभी आपको कॉन्शियस करना पड़ेगा, क्योंकि माइंड तो इस तरीके से प्रोग्राम हुआ है। आप ऐसा तो नहीं है ना कि वो एकदम से आपने एक बार सोचा और एकदम से पैटर्न चेंज हो गया, नहीं। ये जो डिस्टॉर्शंस होते हैं, जब इनकी बहुत पक्की प्रैक्टिस हो जाती है तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। आपको इन डिस्टॉर्शंस को ख़त्म करने में ही 5-7 महीने की प्रैक्टिस लग सकती है, तो आपको पेशेंस रखना होगा। बस आपको अपना जो डोमिनेटिंग डिस्टॉर्शन है उसे पहचानना है। अब ऐसा नहीं है कि एक पर्सन को बस एक ही डिस्टॉर्शन होगा, नहीं, मैं 20 डिस्टॉर्शन की पूरी सीरीज़ बना रही हूँ आप लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि किसी को एक ही डिस्टॉर्शन होगा, आप एक पर्सन को एक थॉट में ही मल्टीपल डिस्टॉर्शंस भी हो सकते हैं, एक पर्सन को एक से ज़्यादा डिस्टॉर्शंस भी हो सकते हैं। लेकिन मैं, क्योंकि ये सारा सेपरेट अलग अलग 20 वीडियो बनानी है, तो मैं आपको वही केस का एग्जांपल दे रही हूँ जिन लोगों के अंदर थे और भी डिस्टॉर्शन इनके अंदर। ये नहीं है कि केवल यही डिस्टॉर्शन था, लेकिन मैं उनका जो डोमिनेंट डिस्टॉर्शन है वो आपको बताकर आप ही के फ़ायदे के लिए एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर मैं सारी वीडियोस में मल्टीपल डिस्टॉर्शंस के बारे में वो करूँगी तो वो फिर उसका नेसेसरी इतना रिपीटेशन का कोई फ़ायदा भी नहीं है, और वीडियोस भी बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। तो मैं जो पर्टिकुलर डिस्टॉर्शन डिस्कस कर रही हूँ, केवल उसी डिस्टॉर्शन का डोमिनेंट वाला जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको दे रही हूँ। तो अब इनके अंदर और भी डिस्टॉर्शन थे, लेकिन ये इनको बहुत बुरी तरीके से कंट्रोल करा था। तो इनको 5-6 महीने की प्रैक्टिस के बाद जब इनका पूरा वो पैटर्न चेंज हुआ, तो इनके अंदर से एक ही बात आई, अरे क्यों इतना लाइफ में मैंने ये सब कुछ ख़राब किया। पहले ये बात समझ जाता तो अभी तक ये सब कुछ ख़राब ही नहीं होता। सो ऐसे ही आप भी, काश बाद में जाकर ऐसा हो जाता तो ऐसा ना होता, ये ना है। आपको अभी ये वीडियो को देखकर प्रैक्टिस करनी है। ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं तो फॉलो करनी ही है। इसके अलावा आप जो है ना ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, पॉजिटिव अफर्मेशंस, हर सिचुएशन के लिए एक्सेप्टेंस, अपने अंदर ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करिए, तब जाकर आपके अंदर
रीप्रोग्रामिंग होगी। और अगर आप अपने लेवल पर नहीं कर पा रहे हैं तो अपने मनपसंद किसी भी थेरेपिस्ट से आप ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप अपने लेवल पर प्रैक्टिस कर पाएँ, अगर आपने इस वीडियो में बताई गई बातें अच्छे से फॉलो कर ली तो आप अपने लेवल पर भी प्रैक्टिस कर पाएंगे। मेरा उद्देश्य ये वीडियोज़ बनाने का यही है कि आप घर बैठे ही अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर पाएँ, और नहीं कर पाते हैं तो आप किसी ना किसी से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगा बाकी सारे वीडियोस की तरह। आपने अगर अभी तक मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर जिस चैनल को मुझसे ऐसे ही जुड़े रहिए, और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, और आप इसकी घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको कितना फ़ायदा हो रहा है ये भी उसमें मेंशन कर दीजिएगा। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।